हाय एवरीवन। सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एम्पियर्स लॉ। शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ एम्पियर का लॉ क्या कहता है। सपोज आपके पास कोई क्लोज लूप है, इस तरह से कुछ भी शेप हो सकता है उसका, लेकिन वो क्लोज और लूप होना चाहिए, ठीक है, बंद लूप होना चाहिए। और सपोज हमारे पास इस लूप के अंदर, मान लीजिए ये लूप जो है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और इस लूप में से जो है वो करंट पास हो रही है बहुत टाइप की, मतलब इस तरह से मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, मान लीजिए लेंथ, यहाँ से ये करंट गई है आपके पास इस तरह से, नॉट नेसेसरी परपेंडिकुलर, मतलब करंट इस लूप के अंदर से जानी चाहिए। सपोज दिस इज करंट I1 जो कि इस डायरेक्शन में बह रही है, एंड सपोज दिस इज करंट I2, ओके, अगेन दिस इज I1, सॉरी I3 एंड दिस इज I4 इस लूप के अंदर से, और यहां से मान लीजिए करंट I5 जा रही है और यहां से करंट I6 नीचे जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, अगर इस पूरी लूप के अंदर हम B डॉट DL की वैल्यू निकालें, B डॉट DL, अब B कौन सा ले रहे हैं और DL कौन सा ले रहे हैं, तो देखिए बिकॉज ये लूप जो है वो पूरा क्लोज लूप है, तो सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा एक एलिमेंट लेती हूँ और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कितनी है, B1 है, और इस जो एलिमेंट लिया है इसकी लेंथ मान लीजिए DL1 है, ठीक है, और इस वक्त B और DL के बीच में एंगल मान लीजिए θ1 है। सो यहाँ से अगर हम निकालें B1 डॉट DL1, ये वैल्यू हमें निकालना है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अगला एलिमेंट यहाँ पे लिया जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए लेंथ DL2 आती है, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बदल जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। तो हमें क्या करना है, प्लस B2 डॉट DL2। सिमिलरली हमें DL3, DL4, DL5, DL5, DL6 ऐसे कर करके ये पूरा लूप जो है कवर करना है, वापस हम 1 की पोजीशन पे आ जाने चाहिए। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर आप B डॉट DL की वैल्यू निकाल के जब उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन B डॉट DL। लेकिन हम समेशन नहीं करना चाहते क्योंकि ये जो लूप है उसमें जो एलिमेंट हमने लिया है DL, दैट इज टेंस टू 0, वो बहुत ही छोटा लिया है। जब बहुत छोटा होगा तो ऐसे जो नंबर्स हैं, तो या हमारे पास फाइनाइट नंबर होता है तो हम समेशन लगा देते हैं, लेकिन हमें ऐसे इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं क्योंकि हमने DL को बहुत छोटा कंसीडर किया है। इस वजह से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, B डॉट DL का इंटीग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस एम्पियर लॉ ने ये कहा था कि ये जो ये क्लोज पाथ, यहाँ पे C लगा देती हूँ क्योंकि मैंने क्लोज लूप के लिए लिया है। तो ध्यान रहे एम्पियर का जो लॉ है वो सिर्फ तब वैलिड है जब आपका पाथ क्लोज हो, ओपन पाथ के लिए वैलिड नहीं होगा। तो B डॉट DL की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी म्यू नॉट, विच इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड समेशन ऑफ करंट I। करंट जितनी भी उसके अंदर जा रही है ये होगी I एनक्लोज्ड। जैसे गॉस लॉ अपन लिखते हैं ना, E डॉट DA विच इज फ्लक्स, वो होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल उसके सिमिलर है। यहाँ पे B डॉट DL इज इक्वल टू I एनक्लोज्ड और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा। सो एक चीज ध्यान रखना कि समेशन लगा हुआ है, समेशन का मतलब होगा कि अगर जो करंट है उसका हम एल्जेब्रिक सम लेंगे, इट मीन्स एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली करंट को अगर आप पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसके ऑपोजिट जाने वाली करंट को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इन दैट केस मान लीजिए ऊपर की डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो अपने आप नीचे की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। सो इस सिचुएशन में हमारे पास B डॉट DL की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट। अब देखिए जो जो करंट ऊपर जा रही है और अंदर भी होनी चाहिए, लूप के बाहर वाली करंट को कंसीडर नहीं करेंगे, तो I6 जो है वो लूप के बाहर से निकल रही है इसलिए उसे हम नहीं लेंगे। I5 है वो भी बाहर से निकल रही है, उसको भी नहीं लेंगे। ओनली 1 2 3 4 हमारे पास अंदर से पास हो रही है। अंदर से में भी I1 ऊपर जा रही है सो वी विल टेक इट पॉजिटिव, I2 नीचे जा रही है सो I2 विल बी नेगेटिव, I3 पॉजिटिव जा रहा है तो I3 विल बी पॉजिटिव, एंड I4 भी ऊपर जा रहा है सो I4 विल बी पॉजिटिव। सो इस सिचुएशन में एम्पियर लॉ जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ऑफ कोर्स इसका एप्लीकेशन ये है कि आप जो बायो-सावर्ट लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभार, तो एम्पियर लॉ से बहुत इजीली हम काफ़ी तरह के करंट डिस्ट्रीब्यूशन के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्हीं में हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो एप्लीकेशन, जिससे कि आपको क्या होगा, ये एम्पियर लॉ अप्लाई करना आएगा, क्योंकि कई बार बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।
इसलिए हम यहाँ पर वही जो डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और बट यूजिंग एम्पियर्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास इसमें एप्लीकेशन में ध्यान रखना, इन्फानाइटली लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है स्ट्रेट वायर की, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। सो ये वाला करते हैं पहला। अब इसमें देख लीजिए, सपोज आपके पास ये वायर है, ठीक है, तो यहाँ से करंट जा रही है आपके पास इसमें आई। अब हमें इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जैसे हम गशियन सरफेस इमेजिन करते हैं, जैसे हम गशियन सरफेस इमेजिन करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे एम्पीरियन लूप लेते हैं। गशियन सरफेस होता है, बिल्कुल वैसे ही एम्पीरियन लूप लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर गशियन सरफेस आप कहाँ से बनाते हो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उसी पॉइंट से गुजरता हुआ आप क्लोज्ड सरफेस बनाते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो P पॉइंट से गुजरता हुआ हम एम्पियरियन लूप बनाएंगे जो P से शुरू होगा और इस करंट को इनक्लोज करता हुआ वापस P तक आ जाएगा। सो स्क्रीन के परपेंडिकुलर सपोज P से शुरू करता हुआ आपने एक सर्कुलर पाथ इमेजिन कर लिया, ये देखिए, ठीक है, ये आपका होगा एम्पीरियन लूप। और मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, r दे रखी है, तो लगाते हैं हम B डॉट dl। सो इस पूरे सरफेस पे देखिए, अगर आपको डायरेक्शन याद हो करंट की, तो जब स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो थंब की डायरेक्शन में करंट रखते हैं और राइट हैंड की आपकी जो फिंगर्स है वो फिंगर कर्ल करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पे थंब ऊपर है तो आपकी फिंगर कैसे कैसे जा रही होगी, यहाँ पर आपकी फिंगर ऐसे जा रही होगी, फिर आपकी फिंगर ऐसे जा रही होगी। तो ये जो एरो मैंने बनाए हैं, ये एरो ना सिर्फ आपकी फिंगर की डायरेक्शन बता रहे हैं बल्कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता रहे हैं। सो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगेन डीएल जो है वो उस लूप की लेंथ पर होता है, तो छोटे छोटे डीएल से ये मिलकर बना हुआ होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप डीएल लोगे तो आपका डीएल भी इधर जाएगा और आपका मैग्नेट, क्योंकि लेंथ जो है वो तो आप लूप की ले रहे हो, हाँ, लूप की जो लेंथ होगी वो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रही है। तो बी और डीएल दोनों क्या है आपके पास, सेम डायरेक्शन में है। ऐसी सिचुएशन में जब सेम डायरेक्शन में है तो बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी, सिंपली बी डीएल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो हो जाएगा बी डीएल। सो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट कितनी एनक्लोज कर रहा है, ये इसके अंदर से सिर्फ आई करंट जा रही है। नाउ ये जो डीएल है, एक्चुअली हमें पता है कि इस वायर के से आर डिस्टेंस, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सेम डिस्टेंस पे चारों तरफ सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो बी जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई। अब ये आपके क्लोज लूप की टोटल लेंथ होगी। क्लोज लूप अगर हम देखें तो आर रेडियस का एक सर्कल है, आर रेडियस के सर्कल की डिस्टेंस मतलब उसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा आपका बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और ये आपको समझ में आई, ये हमने पहले भी डिराइव इसके अंदर कर रखा था, ठीक है। सो ये हमारा इसका पहला एप्लीकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत अच्छा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, कंडक्टर है लेकिन, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सरफेस पे निकालना है और बाहर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम इनसाइड लेते हैं इसमें, है ना, इनसाइड पॉइंट लेंगे, मतलब आर लेस देन आर, कैपिटल आर जो होगा वो सिलेंडर की रेडियस होगी और स्मॉल आर जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग लिया है मैंने तो छोटा सा बनाया है, वाकई में ये बहुत लॉन्ग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज हमें आर रेडियस का ही लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी रेडियस तो कितनी हो गई, आर हो गई। ओके, हमें किसी पॉइंट पर लेना है जो कि रेडियस से कम डिस्टेंस पे होगा, तो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये रहा पी पॉइंट, क्योंकि जो एक्सिस है ये इसकी एक्सिस होगी सिलेंडर की, है ना, और इस एक्सिस से ये पॉइंट जो है कितनी डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस पे होगा।
तो वही हमको क्या करना पड़ेगा, एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। तो इस R से गुजरता हुआ आपको क्या करना है, ऐसा सर्कल लेना है। ये लीजिए, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है, दिस इज अवर एम्पियर लूप। अब देखो इसमें भी जो सॉलिड सिलेंडर है, इसमें भी बेसिकली हमारे पास करंट क्या जा रही है। अब ये हमारे पास ध्यान रखना, ये हमने सॉलिड सिलेंडर लिया है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि इस पूरे जो ये पूरा सिलेंडर है ये सॉलिड फॉर्म में है और करंट इसके वॉल्यूम में से गुजर रही है। मतलब ना सिर्फ सरफेस से बस बल्कि इसके पूरे वॉल्यूम में से करंट गुजर रही है। सो करंट बेसिकली टोटल करंट इस तरह से जा रही है। अब ये एरो मैंने बनाया है, ये अलग अलग करंट नहीं है, टोटल करंट ये जो आई है वो आई इसके पूरे इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि हमारा जो स्मॉल आर है इतने एरिया से कितनी करंट पास होगी। तो जाहिर सी बात है इस क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर, और इस क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमारे एम्पियरियन लूप से कितनी करंट जा रही है। तो अगर पाई आर स्क्वायर से करंट पास होती है आई, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितनी करंट जाएगी, लगाओ यूनिटी लो, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज आई प्राइम। यानी इसके अंदर से जो करंट पास हो रही है उसे हम आई प्राइम लिख देते हैं। सो हमारा क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्राइम। ये सिंपली सेम वो का वही रखना है हमें, b इंटू टू पाई आर, लॉजिक सेम वो का वही है। और आई प्राइम की वैल्यू आ जाएगी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे b कितना आ जाएगा, इसे मैं b इन बोल देती हूँ क्योंकि इनसाइड पॉइंट है। सो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। ये देख लीजिए। सो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो बी इनसाइड है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनसाइड पॉइंट पे स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज बाकी सारी चीजें यहाँ पर कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, टोटल करंट कांस्टेंट है, सिलेंडर की रेडियस कांस्टेंट है। तो ये इनसाइड पॉइंट की सिचुएशन है, करेक्ट। सो ये हमारा था। अगर एक्सिस पे निकालना चाहे तो इसी से निकाल लेंगे। हमारे पास एक्सिस पे ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के जब एक्सिस पे आ जाएंगे तो जो स्मॉल आर हमने लिया था उस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में पी पॉइंट को एक्सिस पे लेके आ जाओ। अगर पी पॉइंट को आप शिफ्ट कर दोगे, ये रहा एक्सिस, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ऊपर वाले केस में आर की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो, तो बी एक्सिस आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है, बी एक्सिस हमारे पास जीरो आ जाएगा। ये एक्सिस पे ध्यान रखिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आएगा हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस पे देखो, तो ये हमारा सिलेंडर था, एक्सिस है इसकी। इस बार पी पॉइंट यहीं रखना है। तो अगर पी पॉइंट यहाँ रखोगे तो जो एम्पियरियन लूप बनेगा उसका एरिया उतना ही होगा जितना ये है। यानी इसका एरिया अगर पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें से करंट आई पास हो रही है तो वो करंट आई इसमें से भी पास हो रही है। तो सिंपली हमें लगाना है बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो ये हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन इस बार स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, क्योंकि ये जो हमने एम्पियन लूप लिया है इसकी रेडियस भी आर है, तो हम इसकी जगह आर पुट करेंगे। सो बी इंटू टू पाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये हमें समझ में आ जाएगा। लास्ट हमारे पास है इसका फोर्थ केस, आउटसाइड द सिलेंडर। यही आने वाले हैं आपके पास, यूईटी में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे ज्यादा ध्यान रखिएगा। आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर क्या मिलेगा, सिलेंडर के बाहर बहुत इजी है। ये हमारा सिलेंडर था, इसमें से करंट आई जा रही थी, पी पॉइंट को बाहर रख लो तो पी पॉइंट से गुजरता हुआ सर्कुलर लूप ले लीजिए।
तो इसमें से भी करंट, देखो यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही है, इस हिस्से से कोई करंट पास नहीं हो रही है, तो इसमें से करंट केवल किससे पास हो रही है, जितनी सिलेंडर में करंट जा रही है। तो आई एनक्लोज्ड अभी भी कितनी है, आई के इक्वल ही है। तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, और ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई। बस यहाँ ध्यान रखना स्मॉल आर आएगा, जबकि सरफेस पे जब निकाला था तो कैपिटल आर था। इस बार यहाँ एक्सिस है, तो ये देखिए p पॉइंट तक की डिस्टेंस ऑब्वियसली सिलेंडर की रेडियस से ज्यादा है, तो ये r होगा इज इक्वल टू, लेकिन करंट वही होगी जो सिलेंडर के अंदर से जा रही होगी। सो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। 4 पॉइंट हमने निकाले हैं, सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट, सिलेंडर के एक्सिस पे, सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट, सिलेंडर के सरफेस पे, और ये सिलेंडर था हमारा सॉलिड सिलेंडर। अगर हमें इसका ग्राफ एग्जाम में पूछा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो वो ग्राफ देख लीजिए एक बार। इधर आप मान लीजिए B है, तो सबसे पहले यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, यहाँ पे r इज इक्वल टू r ले लेते हैं, और यहाँ पे r ग्रेटर देन r आ जाता है। ये अपने आप रीजन r लेस देन r हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0 मतलब एक्सिस, एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड 0 मिली थी, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। और हमने देखा था कि r लेस देन r में, आप रिजल्ट देखिएगा, r लेस देन r में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे हमें r इक्वल टू r, क्योंकि इसके बाद हमारे पास आता है r ग्रेटर देन r, और r ग्रेटर देन r के केस में ये वाला देखिए, ये देखिए इसमें सिचुएशन क्या मिल रही है आपको, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब डिक्रीज होगा, वो भी 1/r के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ग्राफ इस तरह से जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके जब r इन्फिनिटी हो जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, इसलिए ग्राफ टच नहीं करेगा नीचे वाली एक्सिस को, ये आपको ध्यान रखना है। सो समबडी आस्क्ड की मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, तो मैक्सिमम एज यू कैन सी सरफेस पे होगी, ओके। और मिनिमम एक तो इन्फिनिटी पे होगी और एक एक्सिस पे होगी, क्योंकि दोनों ही जगह कितनी है, 0 है। सो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस। ये सॉलिड सिलेंडर की सिचुएशन है। मान लीजिए सॉलिड सिलेंडर ना देके हमें तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए हैं, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इनफाइनाइट वेरी लॉन्ग होलो सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेल नहीं दिया है, होलो सिलेंडर। सिलेंड्रिकल शेल में हमारे पास अगर दिया जाता है 2 लेयर तो हम तब कंसिडर करते हैं, यहाँ पे आपको होलो सिलेंडर दिया है जिसकी इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस आपको दिया हुआ है a, और आउटर रेडियस आपको दिया है b, मतलब उसकी अच्छी खासी थिकनेस है सिलेंडर की, ठीक है। और उस सिलेंडर के लिए हमें अगेन यही करना है, 4 पॉइंट पे है, एक्सिस पे, इनसाइड पे, आउटसाइड पे, सरफेस पे। तो हम देख लेते हैं सबसे डायग्राम कैसा दिखेगा इसका। तो ये हमारे पास, मैंने तो छोटा सा बनाया, ध्यान रखिएगा ये बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिक हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस इसकी ये रही, और बिकॉज ये होलो सिलेंडर है तो हमारे पास ये सिचुएशन इसकी यहाँ पर बनेगी। पिक्चर से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। ये रेडियस हमें दिया हुआ है a, और ये आउटर रेडियस हमें दिया है b। करंट जो है, क्योंकि बीच में मटेरियल नहीं है, ए के अंदर जो है कोई मटेरियल नहीं है, खाली जगह है, वैक्यूम है, तो वहां से करंट पास नहीं हो सकती। तो करंट जो है सिर्फ इस जगह से, जो मैं ब्लैक शेड कर रही हूँ, करंट सिर्फ इस एरिया से पास होके जा रही है, सिर्फ इस, यानी इस एरिया से करंट आई जा रही है, और यहाँ से इस एरिया से करंट आई निकल रही है, बस। तो यहाँ से हमारे पास करंट जा रही है, ओके। और ये टोटल करंट कितनी जा रही है, आई। नाउ हमें सबसे पहले इसमें निकालना है कौन सा, देखो सबसे पहले इसमें केस कौन सा आएगा हमारे पास, R लेस देन ए, यानी R लेस देन ए का मतलब आप समझ रहे होंगे, डेफिनेटली अगर R की वैल्यू A से कम है तो B से तो कम होगी। तो ये R लेस देन ए कर लो, और इसी के आगे आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो कहाँ पे है पॉइंट आपका, वो आपका पॉइंट है यहाँ पे कहीं, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ से आप R डिस्टेंस बना लो, और यहाँ से गुजरता हुआ एम्पियर लूप ले लो। क्या इस एम्पियर लूप से कोई भी करंट पास हो रही है, नहीं हो रही है। तो B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट इंटू 0 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा b 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 0, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 0।
तो आर लेस देन ए में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0। सपोज दिस इज कॉल्ड B1। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, ए और बी की जो डिस्टेंस है यहाँ पे। देखो इस पॉइंट पे अगर पी लेते हैं तो एम्पियर लूप हमारा ऐसा बनेगा। ये देखो, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। इस बार क्या हो रहा है कि जो करंट बाहर से जा रही है क्रॉस सेक्शन से, उसका कुछ हिस्सा हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा, पूरा नहीं गुजरेगा। तो हमें इसमें से करंट कैसे निकालनी पड़ेगी, सेम जो कंसेप्ट हमने अभी लगाया था वही निकालना पड़ेगा। देखो अगर आप अपनी आंख को यहाँ रख लो और यहाँ से देखो तो इसका डायग्राम कैसा बन रहा है। मैं टॉप व्यू बना रही हूँ। टॉप व्यू में ये ए रेडियस का एक सर्कल दिखेगा हमें ऊपर से, और ये बी रेडियस का एक सर्कल दिखेगा, और जो हमने आर माना है वो आर इसके बीच में कहीं जाएगा, तो ये हमारा एम्पियर लूप होगा। और करंट केवल यहाँ से जाएगी जहां से मैंने रेड कलर का शेडेड किया है। तो सबसे पहले तो आप देखो जो आई करंट है वो कितने एरिया में से जा रही है। आई करंट किस एरिया में से जा रही है मैं बताती हूँ। देखिए आई करंट पूरे इस एरिया में से जा रही है, इस एरिया में से, इस एरिया। अब ये एरिया कितना है, अगर अंदर की रेडियस है ए और बाहर की रेडियस है बी, तो ये जो शेडेड वाला एरिया ये कितना होगा, ये होगा पाई बी स्क्वायर, यानी लार्जर सर्कल का एरिया, माइनस पाई ए स्क्वायर स्मॉलर सर्कल का एरिया। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया, शेडेड आ गया। यानी इस एरिया से करंट कितनी जा रही है, आई। और हमें रिक्वायर्ड एरिया कितना है, हमारी ये डिस्टेंस जो है आर है, जो हमारी ये डिस्टेंस है आर। तो हमारे लिए लार्जर एरिया कौन सा हो गया, पाई आर स्क्वायर। स्मॉलर एरिया हमारा कौन सा हो गया, पाई ए स्क्वायर। तो इसमें से कितनी करंट जाएगी, तो सिंपली आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये जो आई प्राइम की वैल्यू है वो हमारे को मिल जाती है, ये हमारी आई एनक्लोज्ड ये हो जाएगी। सो सिंपली क्या करेंगे, लगाओ b इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2πr बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके रहेगी मैग्नेटिक फील्ड कौन से रीजन में, ए टू बी में। मैंने रीजन लिखा है, नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड वाला। सेकंड केस हमारे पास था, ये कब से लिखा हमने, ए से बी की में, यानी कि जो आर है वो ए से तो बड़ी है लेकिन बी से छोटी है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, आर जो है ए से तो बड़ी हो गई लेकिन बी से छोटी हो गई। तो इस रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिली है। अब देखो इसी से केस 1, इसी में अगर हमारा, क्योंकि आपने पॉइंट कहाँ पर लिया है वो एक बार देखो, तो ये आपका डॉटेड लाइन वाला पार्ट है, आपने यहाँ पर निकाला है, ये आपका पी पॉइंट था। अगर ये पी पॉइंट शिफ्ट करके मैं इनर सरफेस पे कर दूं, क्योंकि सेंटर से आपकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, आर। तो अगर हम इनर सरफेस ले लें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इनर सरफेस ले लें तो इनर सरफेस पे इस आर की वैल्यू जो है वो, ये जो पी पॉइंट है ये उठ के कहाँ पे आ जाएगा, इनर सरफेस पे। उस सिचुएशन में आपकी जो आर है वो किसके इक्वल हो गई, ए के इक्वल हो गई। इनर सरफेस का मतलब हो गया आर इक्वल टू ए। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड में आर इक्वल टू ए पुट कर दीजिए, और इसी में आप आउटर सरफेस पे क्या करेंगे, अगर उस डॉटेड लाइन को थोड़ा आगे खिसकाते खिसकाते पी पॉइंट को आप आउटर सरफेस पे ले आए, तो इस सिचुएशन में आपके पास आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी के इक्वल हो जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी कितनी आएगी, तो बी इनर सरफेस कितना हो जाएगा आपके पास, रखो आर इक्वल टू ए, तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड 0। और आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू बी रखनी है, आर की वैल्यू बी रखते ही म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यहाँ पर भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। ऑल्सो ध्यान रहे, बिकॉज अब आप आर इक्वल टू बी पुट कर चुके हो तो इस आर की जगह आपको बी पुट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πb। ओके, और ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। नाउ अभी कौन सा करना है हमने, और कौन सा छोड़ दिया, थर्ड पॉइंट छोड़ दिया। थर्ड में हमारे पास होगा आउटसाइड द कंप्लीट सिलेंडर, मतलब जो आर है वो आउटर रेडियस से भी बड़ा हो जाएगा। सो डेफिनेटली वो ए से तो बड़ा होगा ही होगा। ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत ही आसानी मिलेगी, क्योंकि हमारा सिलेंडर ये था, ये ए रेडियस था,
ये बी रेडियस था और यहाँ पर पी पॉइंट दिया है, सो पी पॉइंट का सर्कल निकालो। इसमें से टोटल करंट वही जाएगी जो यहाँ से और यहाँ से पास हो रही है। टोटल करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है। एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो लगाओ जल्दी से। अब आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा। सो B इंटू 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये आउटसाइड हो जाएगा। एक सिलेंडर के एक्सिस पे मैं बोलूँ तो कितना होगा, वैसे वो निकाल रखा है आपने इनडायरेक्टली एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर के एक्सिस पे बेसिकली आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है। तो सिलेंडर के एक्सिस पे आर की वैल्यू 0 होने से ध्यान रखिएगा एक्सिस पे अगर आप लेके आ जाओ, ये रहा एक्सिस वाला पॉइंट है P, तो यहाँ से अंदर कोई करंट पास नहीं हो रही है, देखो क्योंकि ये A के अंदर है। तो सिंस करंट 0 है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने 4 पॉइंट निकालने हैं स्पेसिफिक पोजिशन पे। एक तो आपका जो सिलेंडर है मैं बनाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। सो बाहर से देखने पर बना देते हैं कौन कौन से पॉइंट पे निकाला। फर्स्ट पॉइंट था आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आई थी 0। फिर ये पॉइंट नंबर 2 था इनर सरफेस। इनर सरफेस पे हमारे पास कितना आया था, इनर सरफेस पे भी हमें 0 मिला था। ध्यान रखना ये आपका एक्सिस हो गया है, निकाल रखा है अपन ने। ये आपका इनर सरफेस है। फिर ये आपका 3 नंबर पॉइंट आउटर सरफेस पे, नहीं 3 नंबर पॉइंट हमने इन बिटवीन यहाँ निकाला था। 3 नंबर पॉइंट हमने यहाँ निकाला था। 4th नंबर पॉइंट हमने आउटर सरफेस पे देखा था और 5th पॉइंट हमने सिलेंडर के बाहर देखा था। तो ऊपर वापस बैक करके देखिएगा 1 2 3 4 5 इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है फॉर होलो सिलेंडर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक आता है सिलेंडर, एक स्पेशल केस इसमें देख लीजिए। अब तक हमने यूनिफॉर्म करंट देखी है, मतलब हर हिस्से से सेम करंट फ्लो हो रही है। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी आ जाए तो हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, ये वायर है मान लीजिए, और ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके हर हिस्से से करंट जा रही है और ये इसकी एक्सिस है, और इसमें जो करंट डेंसिटी है वो हमें गिवन है J इज इक्वल्स टू एल्फा आर। एल्फा इज अ कांस्टेंट और जो आर है दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप आर डिस्टेंस ये ले लेते हैं, यानी इस पॉइंट से देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो करंट अलग दिखाई देगी क्योंकि ये डिस्टेंस है R1 एक्सिस से, और अगर इस पॉइंट पे आ जाओगे तो ये डिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से करंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, अलग हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम यहाँ पर सबसे पहले करंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक्चुअली आई एनक्लोज निकालना मुश्किल होता है, उसमें तो हमें करंट डायरेक्टली दिया हुआ था तो हमने करंट की वैल्यू पुट कर दी थी। अब हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू जे के फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। आपको पता है जे क्या होता है, इट इज करंट डेंसिटी, मतलब करंट पर यूनिट एरिया। और मैंने समझा रखा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी और एरिया दोनों ही, लेकिन करंट क्या होती है आपके, ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये स्केलर है। सो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आपको कब मिलेगा, जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास जे डॉट ए, राइट। और अगर डी आई ले लेते हैं यानी छोटे से एलिमेंट में लेंगे तो ये हो जाएगा जे डॉट डी ए। और अगर फिर पूरे सरफेस के लिए चाहिए तो दोनों साइड में क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एरिया जो है वो क्लोज एरिया नहीं है क्योंकि एज यू कैन सी जो सर्कल होता है, स्फेयर का एरिया क्लोज एरिया होता है, सर्कल का एरिया सिंगल प्लेन में होता है, 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन एरिया क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। इसलिए मैंने वो जो बी डॉट डी एल में लगाया था ना, क्योंकि मेरा लूप क्लोज था, यहाँ पर मेरा एरिया क्लोज नहीं है इसलिए मैंने ये वाला सिंबल यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। खैर इस सिचुएशन में हम देखते हैं इनक्लोज्ड करंट हम कैसे निकालेंगे। सो केस वन है, सपोज R लेस देन R, मतलब हम सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पे हैं, इनसाइड पॉइंट सिलेंडर के अंदर पे हैं, तो आई एनक्लोज हमारा कितना हो जाएगा, आई एनक्लोज हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन जे। अच्छा, करंट डेंसिटी हमें पता है ये जे डॉट डी ए। इस सिचुएशन में क्या है, करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है,
राइट। तो हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो और एरिया वेक्टर यहाँ पे करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करेक्ट, और एरिया भी आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो हमारा जे एंड ए के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया, 0। ये वो वाला लेक्चर रेफर कीजिए जिसमें से मैंने आपको जे और ए में रिलेशन करंट डेंसिटी के बारे में बताया है कि कब थीटा 90 होगा, कब थीटा 0 होगा, कब थीटा 30 60 ऐसे कुछ होगा। पढ़ा रखा है आपको, वो लेक्चर में देख के आप समझ जाइएगा। सो एज फॉर नाउ इस सिचुएशन में हमारे पास जे और ए के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो हम सिंपली जे डी ए कर लेंगे, ठीक है। अब डी ए करेंगे यहाँ पे। अब डी एलिमेंट लेवे तो लेवे कैसे, यहाँ पर वो एरिया लिया जाता है जिस एरिया के हर पॉइंट पर आप जे को सेम मान सके, लेकिन जे तो क्या कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको ऐसा एरिया एलिमेंट लेना है जिस पर आर की वैल्यू चेंज नहीं हो। तो आपका ओरिजिनल सिलेंडर ये था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये एक्सिस है, ठीक है, एरिया एलिमेंट लेंगे आप रिंग के फॉर्म का। ये बहुत ही पतली रिंग है और ये जो बाहर वाली जो रेडियस है दैट इज आर। हमें क्या चाहिए था, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रिंग हमने ली है इस रिंग की रेडियस आर है और इसकी थिकनेस डी आर है। अब आप खुद देख लीजिए, इस पूरी रिंग के किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे चारों तरफ, तो चारों तरफ जाने पे आप हमेशा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, आर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो आर आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा पूरी रिंग के ऊपर। पूरी रिंग के ऊपर अगर आर सेम रहेगा तो जे भी सेम रहेगा। अब आपने अगर मैथमेटिक्स थोड़ी सी पढ़ी है तो मुझे बताइए कि एक ऐसी रिंग जिसकी रेडियस आर हो और थिकनेस उसकी डी आर हो, उसका ये जो एरिया होता है, ये एरिया कितना होता है, ये एरिया होता है 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे हमारे पास जे की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा आर, और एरिया की वैल्यू मिल गई हमें 2 पाई आर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, हमें आई एनक्लोज्ड लेना है। ध्यान रखिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आर लेस देन आर में। तो हमारा जो एम्पियर का लूप बनेगा वो कितना बनेगा, आर रेडियस का। तो इस पूरे सिलेंडर से करंट कितनी जा रही है, टोटल करंट निकालना हमें अगेन टोटल जे से निकालना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ हमें इस एरिया से कितनी करंट पास हो रही है वो निकालना है। और इस एरिया से पास होने वाले करंट के लिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, आर के रेस्पेक्ट में। हमारी मैक्सिमम रेडियस कितनी है, ये जो हमने एम्पियर लूप लिया है वो कहाँ तक जा रहा है, 0 से शुरू होकर आर तक। तो 0 से लेके स्मॉल आर तक इसका इंटीग्रेशन। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई और अल्फा कॉमन है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, और ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा आर क्यूब अपॉन 3, और 0 टू आर लिमिट लगाओगे तो भी क्या मिलेगा, 2 पाई अल्फा आर क्यूब बाय 3। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल, ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है करंट एनक्लोज। सो एम्पियर का लॉ लगाइए, B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज 2 पाई अल्फा आर क्यूब अपॉन 3। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है। सो B इज इक्वल्स टू आ रहा है अल्फा म्यू नॉट, एक आर से ये आर भी कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर अपॉन 3। ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया है। सेकेंड केस अगर इसमें हम लेते हैं आर ग्रेटर देन आर का, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर, तो ये हमारा सिलेंडर था। इस बार हमें पॉइंट यहाँ दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ऐसा एम्पियर लूप लेना पड़ेगा, और ये हमारी स्मॉल आर रेडियस होगी। लेकिन करंट सिर्फ कितने हिस्से में से जा रही है, करंट सिर्फ आर हिस्से में से जा रही है, कितने एरिया में से, पाई आर स्क्वायर में से। बट हम डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर में से टोटल करंट आई ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल करंट दिया हुआ ही नहीं है, हमें तो करंट डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखो आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे, सेम वही करेंगे, जे डी ए, जे की वैल्यू थी अल्फा आर, डी ए हमारा था 2 पाई आर डी आर। सिर्फ क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। आपने पहले लिमिट लगाएगी 0 टू आर, क्योंकि आपका आर जो था वो सिलेंडर के अंदर था। इस बार आप आर तक अगर इंटीग्रेट कर लोगे, अगर इस बार आपने लिमिट आर तक लगा दी, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इस हिस्से से भी करंट पास हो रही है, जबकि हमें पता है यहाँ पर करंट नहीं है। करंट मैक्सिमम कहाँ पर बाउंड्री पे आके रुक जाती है, कैपिटल आर तक। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू कैपिटल आर इसकी लिमिट जाएगी। तो 2 पाई अल्फा हो जाएगा, आर और आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा आर क्यूब बाय 3, लिमिट जाएगी 0 टू आर, तो 2 पाई अल्फा बाय 3, और ये हो जाएगा आर क्यूब। ये हमारे पास आई एनक्लोज आ जाएगा। सो बी इंटू 2 पाई आर, इधर तो हमें पूरा एम्पियर लूप की लेंथ लेनी होती है, इसलिए हम स्मॉल आर लेंगे।
और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई अल्फा अपॉन 3 आर क्यूब। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा म्यू नॉट आर क्यूब अपॉन 3r। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो ग्राफ आप खुद समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास यही पॉइंट ले लो, r लेस देन r और कैपिटल R तक ही कर लो। ये रीजन है r लेस देन r, ये है r ग्रेटर देन r, यहाँ पे r हो जाता है। मान लीजिए r लेस देन r में कैसे वेरिएशन हो रहा है, ये देखो यहाँ से आप देख सकते हैं b प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है पैराबोला, तो पैराबोलिक कर्व बनेगा इस तरह से, पैराबोलिक बनेगा। और यहाँ पे आप देखिए b प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r का ग्राफ होता है डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम जाएगा और इसके बाद ये इस तरह से डिक्रीज होने लग जाएगा। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखना। मैक्सिमम आपको सरफेस पे मिलेगा यहाँ पर भी। ओके, अब ये देखिए हमारे पास थर्ड हो गया। फोर्थ केस हम देखते हैं। फोर्थ केस हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ करंट। देखो इस स्क्रीन के पैरेलल मैं एक प्लेन बना रही हूं। ये प्लेन जो है बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर प्लेन है और इस प्लेन में सिर्फ एक लेयर है और उस लेयर पे से करंट जा रही है। ये देखिए ये इसको क्रॉस नहीं कर रही है, परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं कर रही है, बल्कि इसके पैरेलल चल रही है। ये करंट इसके पैरेलल चल रही है। टोटल करंट आई हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। सो ये आपके पास इसके पैरेलल चल रही है और हमें क्या करना है कि इसकी वजह से इस प्लेन के पीछे या फिर इस प्लेन के आगे, क्यों हम इसके ऊपर नीचे क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने बोल दिया था इन्फानाइट, यानी कि ऊपर से ये इन्फानाइट तक जा रही है ये लाइनें, नीचे भी ये इन्फानाइट तक आ रही है, इधर भी ये इन्फानाइट तक जा रही है और इधर भी इन्फानाइट। तो ना तो आप इधर कोई पॉइंट ले सकते हो क्योंकि इधर तो शीट है, ना ही आप ऊपर कोई पॉइंट लेते हो क्योंकि ऊपर भी शीट फैली हुई है, ना ही आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले सकते हो कि लेफ्ट में भी शीट फैली हुई है, और ना ही आप नीचे, यानी स्क्रीन के अंदर कोई पॉइंट आप ले ही नहीं सकते क्योंकि पूरी स्क्रीन को कवर कर रखा है शीट ने, तो स्क्रीन के अंदर तो ले नहीं सकते। और क्योंकि ये प्लेन है यानी 2 डायमेंशन बॉडी है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा पॉइंट या तो स्क्रीन के पीछे ले सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या स्क्रीन के बाहर, मतलब आप या तो ऐसे पॉइंट ले सकते हो या आप ऐसे पॉइंट ले सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले निकालना आसान नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऊपर से देखिए या फिर यहाँ से इसका व्यू देखिए। यहाँ से करंट आप देखेंगे तो क्या होगी, आपकी आंखों से दूर जा रही होगी। करंट क्या है, आपकी आंखों से दूर जा रही होगी। तो देखो अब एक बार, अगर मैं इस तरह से एक लाइन बनाऊं, ये लाइन इन्फानाइट तक जा रही है, करंट इस तरह से जा रही है, ये देखिए क्रॉस 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 क्रॉस, आंखों से दूर जाना है ना, और ये स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो अब शीट कैसे रखी हुई होगी, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, शीट रखी हुई है स्क्रीन के परपेंडिकुलर, शीट रखी हुई मतलब शीट की डायमेंशन ऐसे जा रही होगी, देखो शीट ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और हम आप सामने से देख रहे हैं, और हमने पहले ही बोल दिया था कि शीट के पैरेलल तो हम कोई पॉइंट ले नहीं सकते, शीट के ऊपर या नीचे ले सकते हैं। तो शीट के ऊपर आप ले लीजिए पॉइंट P, यहाँ पे इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस बार जब शीट होती है, ध्यान रखना, एक्चुअली करंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होता है उसी के हिसाब से हमें एम्पियर का लूप लेना होता है। अब यहाँ पे जब सिलेंडर था तो हमने एम्पियर का लूप कैसा लिया था, सर्कुलर शेप में। इस बार हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, तो हम क्या करेंगे, जो एम्पियर का लूप है वो भी रेक्टेंगल लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये आपके पास यहाँ से इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे P पॉइंट है, नीचे इतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। और आप क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर लूप ऐसा लेंगे जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है। ये देखिए रेक्टेंगुलर लूप हमने ले लिया। जाहिर सी बात है पूरी शीट की करंट तो इसमें से आई नहीं है, यानी एनक्लोज्ड करंट तो हमारे पास कम हो गई ना, क्योंकि उसके बाहर से भी करंट पास हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक बार इस पॉइंट को हटाना है, इसको मैं P प्राइम नाम दे देती हूँ क्योंकि मेरे लूप को नाम दे रही हूँ मैं P, और P से हम गए Q पे, Q से हम आए R पे, R से हम गए S पे। ये मेरे DL की डायरेक्शन होगी, है ना, P से Q तक DL की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो करंट अंदर जा रही है, तो अब ध्यान से समझना, इस तरह से अगर करंट स्क्रीन के अंदर जा रही है और उसकी वजह से मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
पूछूं तो जल्दी से अपने अंगूठे को लीजिए, थंब को लीजिए और उसकी डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर कर दीजिए। जब आप स्क्रीन के अंदर उसकी डायरेक्शन करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स है, आपकी फिंगर्स कैसा सर्कल बना रही है, आपकी फिंगर्स का जो सर्कल बनेगा क्या वो स्क्रीन के प्लेन में बनेगा, वेरीफाई कीजिए। थंब आपका जा रहा है स्क्रीन के अंदर और आपकी फिंगर्स जो है वो इस तरह से सर्कल बनाएगी। मतलब ये देखिए, ये करंट जा रही है आई, आपकी फिंगर ऐसे सर्कल बना रही होगी इस तरह से। या फिर अगर मैं बोलूं कि आपने इस तरह से करंट लिया है तो आपकी फिंगर्स स्क्रीन के प्लेन में ऐसा सर्कल बनाएगी। और हमें पता है स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अगर आपका थंब अंदर जा रहा है तो आपकी जो फिंगर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बना रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बना रही होगी। तो अगर मैं देखूं तो मेरा PQ तो जो है वो इस पॉइंट पे है, ये मेरा PQ हो गया लेंथ, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, QR है। और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, RS है। और इस डायरेक्शन में आपका क्या है, SP है। मतलब इस सर्कल को छोटा करते जाओगे तो ये रेक्टेंगल आपस में मिल जाएगा। इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको DL की डायरेक्शन देती हूँ। यहाँ पर PQ के लिए आपका जो DL है उसकी डायरेक्शन है ये। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, राइट। यानी कि B की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब आप आ जाओ QR पे। QR पे आपका जो DL वेक्टर है वो देखो ऊपर से नीचे जा रहा है Q से R की तरफ, तो DL आपका ये हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में जस्ट अ मिनट। अब QR पे भी हमारा देखो DL नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे जा रही है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी शीट कवर करने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट लेना पड़ेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, ये जो एलिमेंट आपने लिया है, जब बिल्कुल ऐसा ही एलिमेंट आप इसके पास में लेंगे, दोबारा लेंगे, ध्यान रखना, तो QR जो है वो उसमें कॉमन आएगा। QR कॉमन आएगा, सपोज यहाँ पर मैं कर देती हूँ A एंड B, तो इस QABR जब इसमें आप लेंगे तो इसकी जो इसके लिए जो आपके पास DL वेक्टर आएगा, या मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ले लो, सो Q से लेके R में आपका DL तो सेम रहेगा, चाहे आप इस वाले लूप नंबर 1 में हो चाहे लूप नंबर 2 में हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब आपका जो QAR और B, इस लूप के अंदर आपका सर्कल कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल बिल्कुल ऐसा बनेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही QR आपका लेफ्ट वाले लूप में भी आया था और यही QR आपका राइट वाले लूप में भी आया था। जब आप QR लेफ्ट वाले लूप में ले रहे थे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे जा रही थी और आपका DL वेक्टर भी नीचे जा रहा था, तो यहाँ से आपको भी DL पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि एंगल 0 हो गया। लेकिन जब ये QR आप राइट वाले लूप से ले रहे थे तो आप देखिए DL तो अभी भी आपका नीचे जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर जा रही है, तो ये माइनस का BDL मिलेगा। और बिकॉज एक ही लाइन है तो प्लस का BDL और माइनस का BDL कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब, और इधर देखिए, इधर भी जब ऐसा ही लूप लेंगे तो जो PS है, ये PS आपका लूप नंबर 3 में और 1 में कॉमन होगा। इसका मतलब जब आप सारे ऐसे छोटे छोटे लूप लेके पूरी शीट के लिए ऐड करोगे तो ये जो वर्टिकल बाउंड्रीज है यहाँ पे, ये बाउंड्रीज आप कितने ही ले लीजिए, इन सब पे आपको कैंसिल आउट होती हुई मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। अब हम क्या करते हैं, एक बार PQ पे और QA पे देख लेते हैं कि क्या ये भी कैंसिल आउट हो रही है। सो PQ पे क्या था आपका, P यहाँ था, Q यहाँ था और Q यहाँ था और A यहाँ था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर था और DL आपका इधर था। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और DL इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास क्या था, B था, R था और S था। इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और DL भी इधर है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर था और DL भी इधर था। बीच वाले जो लाइनें हैं उन सबका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें पूरी शीट में ऊपर मिलेगा टोटल BDL और नीचे हमें पूरी शीट में मिलेगा BDL। आ गई बात समझ में। तो इनफाइनाइट रेंज में तो कोई पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए उसकी टोटल जो लेंथ आती है, जितने तक हम काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए वो हमारे पास कहीं पर भी ले लीजिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास लेंथ इनफाइनाइट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा फाइनाइट देखना पड़ेगा, ऑल्दो सेम ही वैल्यू आएगी। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमारे पास ऊपर से BDL मिलेगा टोटल, मान लीजिए ऊपर से BDL मिल रहा है विथ पॉजिटिव साइन, और नीचे भी हमें पॉजिटिव BDL ही मिल रहा है क्योंकि B भी लेफ्ट में है और DL भी लेफ्ट में है, तो ये BDL और ये BDL मिलके हमारा लूप तो ये है,
हमारा लूप तो एक्चुअल में ये था, इसी के अंदर हमारी प्लेन शीट आ गई काफी सारी, इसी के अंदर हमारी प्लेन शीट आ गई काफी सारी, हमने छोटे छोटे ऐसे लूप लेके देखा, राइट। तो ऊपर से हमारे पास BDL प्लस BDL, तो टोटल हमारे पास कितना मिलेगा 2BDL। सपोज यहां से यहां तक की लेंथ है A, टोटल लेंथ है A, तो ये कितना हो जाएगा 2BA इज इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। अब देखो करंट एनक्लोज्ड कैसे लेंगे, तो मान लीजिए आपको इसकी लीनियर करंट डेंसिटी दी है, मतलब मान लीजिए लेट करंट पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इन्फानाइट है ना तो टोटल करंट तो इन्फानाइट ही होगी, क्योंकि शीट ही आपकी इन्फानाइट तक जा रही है। करंट पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा दी है, यानी कि ये जो शीट आपने दी है, शीट आपने रखी है, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ मान लीजिए यूनिट ही है। इस लेंथ में, यूनिट लेंथ में से कितनी करंट जा रही है लैम्डा, तो हमने कितनी शीट मानी है हमारा एम्पियर लूप की A, तो अगर यूनिट लेंथ में लैम्डा करंट है तो A लेंथ में करंट कितनी होगी लैम्डा A, तो म्यू नॉट लैम्डा A आ जाएगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लूप आप किस साइज का लेते हो, क्योंकि लूप की साइज फॉर्मूले में आई ही नहीं है। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास आता है सोलेनॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाऊंगी, बस आपको ये बताऊंगी कि इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता क्या है। आपके पास एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर जिसे क्रोड बोलते हैं, एक सिलेंडर होता है, उस पर वायर लपेटे हुए होते हैं, इस तरह से उस पर वायर लपेटे होते हैं, और यहाँ से उसमें करंट फ्लो की जाती है, और वो करंट इस वायर में से एक साइड से घुसाई जाती है, फ्लो होते 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 लास्ट में वापस करंट निकल जाती है। दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। बाकी आप एनसीईआरटी की बुक में इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। तो इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो ध्यान रखना, बी आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के आउटसाइड जो है वो नियरली इक्वल टू 0 ली जाती है। वैसे 0 एग्जैक्टली नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है करंट, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम आउटसाइड 0 लेंगे। और इनसाइड का फॉर्मूला ध्यान रखना आप, म्यू नॉट एन आई। आई वो करंट है जो आपने इसके अंदर फ्लो करवाई है, आई वो करंट है जो हर कॉइल में से होकर गुजर रही है, ठीक है। आई ले लेती हूँ क्योंकि हमने आई लिया है। जो एन है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि सोलेनॉइड जो है वो काफी लंबा होता है, तो उसकी यूनिट लेंथ मान लीजिए यहां से यहां तक यूनिट लेंथ आ जाती है। तो इसमें कितने टर्न्स आ गए, कितने फेरे आ गए, तो सपोज टोटल लेंथ आपने सोलेनॉइड की ली है L, और इस L में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाते हैं N, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और वो लेंथ दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला लेना है ये वाला। कैसे आया, कुछ नहीं आया, अभी केवल फॉर्मूले के 2 डेरिवेशन याद रख लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगी कैसा आएगा। ये आपके पास ध्यान रखना, ये सोलेनॉइड जो है वो इनफानाइट लेंथ का है। ये फॉर्मूला आप लेंगे, इनफानाइट लेंथ का सोलेनॉइड जब होगा तब ये फॉर्मूले वैलिड हैं। अगर आपके पास फाइनाइट लेंथ हो जाए, फाइनाइट, और हाँ बी इनसाइड मतलब उसके एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनसाइड होगी। और अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास सोलेनॉइड है मान लीजिए, और ये इसका एक्सिस है। पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जहां पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी क्या करोगे, वहां से एक एंड को मिला दो और वहां से दूसरे एंड को मिला दो। अब एक्सिस से पहले इसका इस डायरेक्शन में एंगल देखो, सपोज दैट इज θ1, और इसी एक्सिस से इस दूसरे वाले का एंगल देखो, सपोज दिस इज θ2। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी एट पॉइंट P वो आपके पास होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2। फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, θ1 θ2 आपको पता है, n भी आपको पता है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I वो करंट है जो सोलेनॉइड के अंदर फ्लो हो रही है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास, देखो स्पेशल केसेस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पर पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सबसे पहले हम इन्फानाइट के स्पेशल केस करते हैं, इन्फानाइट सोलेनॉइड। इन्फानाइट सोलेनॉइड के अंदर फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विच इज वेल इनसाइड द सोलेनॉइड। इसी फाइनाइट से हमारे पास, हमने फाइनाइट लिया
और हमने इन्फानाइट का फॉर्मूला पढ़ा, इसी फाइनाइट फॉर्मूले से इन्फानाइट का निकलेगा। देखो यहीं से निकाल लो। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास इन्फानाइट सोलेनोइड होता तो ये थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती। देखो इधर आप सोलेनोइड बढ़ाते जाओ, इधर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इस पी पॉइंट को यहाँ मिलाओगे और लंबा कर दो, पी पॉइंट को यहाँ मिलाओगे और लंबा कर दो, पी पॉइंट को यहाँ मिलाओगे। तो अगर लेफ्ट साइड में ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो थीटा 1 आपका डिक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। ठीक है, तो हम एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे, राइट। और उस कंडीशन में हमारे पास सपोज इन्फानाइट है तो थीटा 1 आपका कितना हो जाएगा, थीटा 1 डिक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू थीटा 1 की कितनी आ जाएगी, 0। और जब ये वैल्यू लेफ्ट साइड में जा रही है तो समझना, अब देखना इसमें, देखना आपको एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट लेना है और इन्फानाइट लेंथ है, राइट। यानी सोलेनोइड है, मैंने तो फाइनाइट बनाया है लेकिन इन्फानाइट है। पी पॉइंट आपका यहाँ था और आपका जो ये एंगल था दिस वाज थीटा 2। अगर मैं इस सोलेनोइड को लेफ्ट साइड में और बढ़ाते रहूं तो पी पॉइंट मेरा इधर शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे इधर शिफ्ट होता जाएगा आपका जो थीटा 2 है वो क्या होता जाएगा। अभी तो थीटा 2 आपका ये है, राइट, अभी तो आपका थीटा 2 ये है। तो अगर आपके पास ये इधर से भी इन्फानाइट पे जा रहा है, इधर से भी इन्फानाइट पे जा रहा है, इधर से हमने थीटा 1 का ले लिया कि इधर से बढ़ाएंगे तो थीटा 1 छोटा होता होता 0 हो जाएगा अगर आप लेफ्ट साइड से बढ़ाते हो। अब राइट साइड से बढ़ाओ, पी पॉइंट यहाँ पे है, अब आपका पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो आपका ये एंगल आ गया। थीटा और लंबा करो, अब आपका ये आ गया। एक्सियल पॉइंट पे आते आते सीधी लाइन पे आ जाओगे, जब सीधी लाइन पे आ जाओगे लेकिन पॉइंट तो आपका लेफ्ट में लग गया तो यहां से जब लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो थीटा 2 आपका कितना हो जाएगा, 180। इसी फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर इन्फानाइट। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस 0 माइनस कॉस 180। कॉस 180 होता है -1 और ये होता है 1, 1 माइनस -1 हो जाता है 2, फिर यहाँ का 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई जो कि इन्फानाइट का फॉर्मूला था। तो फाइनाइट सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है सोलेनोइड का तो उससे आप इन्फानाइट भी कर सकते हो। ठीक है, एक ही स्पेशल केस है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ सोलेनोइड। एंड पॉइंट्स पे अगर अपन को निकालना है, और सोलेनोइड हमारा अभी भी इन्फानाइट लेंथ का है, ध्यान रखना इन्फानाइट लेंथ का है, इधर जा रहा है बहुत लंबा, इधर जा रहा है बहुत लंबा, इधर जा रहा है बहुत लंबा, इधर जा रहा है। एंड पॉइंट पे निकालना है, किसी भी एंड पॉइंट पे, दोनों में से कोई सा भी ले लो। तो सपोज इसका ये इधर का एंड पॉइंट ले लेते हैं तो आपका ये एक्सिस हो जाएगी और ये पी पॉइंट है, राइट। तो एक्सिस के साथ इसका यानी ये एंगल थीटा 1 तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 2 आपका, ये तो मैंने फाइनाइट बना दिया, और दूर जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, तो थीटा 2 आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंड पॉइंट पे सेम सिचुएशन दूसरे वाले एंड की भी होगी, दूसरे वाले एंड में भी यही मिलेगा आपको। ठीक है, सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये कितना आ जा रहा है आपके पास, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ठीक है, आई होप ये समझ में आ चुका है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड इज 0.1 मीटर। सोलेनोइड की लेंथ दिया हमें तो ध्यान में डेटा लिखते चलते हैं, L इज इक्वल टू 0.1 मीटर। डायमीटर इज वेरी स्मॉल, उसका डायमीटर बहुत छोटा है। वायर इज वुंड ओवर इन 2 लेयर्स, लेकिन वो जो देखो इस तरह से सिलेंडर होगा आपका जिसकी लेंथ है, तो एक लेयर पे तो आपके पास इस तरह से वायर बंधा हुआ होगा, उसी के ऊपर दूसरी लेयर और बंधी हुई है, उसी के ऊपर दूसरी लेयर और बंधी हुई है, लेयर के ऊपर लेयर है। इनर लेयर में टोटल टर्न्स कितने हैं, 50। आउटर लेयर में टोटल टर्न्स कितने हैं, 40। करंट इन बोथ लेयर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये देखो इनर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करवाई आपने, तो जो दूसरा वाला है उसमें करंट बाहर की तरफ निकलेगी, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी। सो ऐसी सिचुएशन में देखो अगर करंट ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो याद करो अगर इस तरह से कोई करंट फ्लो हो रही है और एक वायर में नीचे करंट जा रही है, सो करंट बदलते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो ये तो चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 सोलेनोइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक सोलेनोइड में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और दूसरा सोलेनोइड मतलब आउटर वाला जो होगा उसकी वजह से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये तो मान के चलना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B1 माइनस B2। अभी हमें डायमीटर बहुत छोटा दिया है, ठीक है, और डायमीटर बहुत छोटा
छोटा होने की वजह से हम इसकी लेंथ को क्या मान सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर फॉर्मूला हम इनफाइनाइट का लगाएंगे। इसका रीजन है, अगर हमें ये लाइन नहीं लिखी होती कि डायमीटर वेरी स्मॉल तो हम इसे अच्छा खासा मान सकते थे, बट डायमीटर इतना छोटा है, सपोज डायमीटर जो है 10⁻⁻6 मीटर है, तो -6 मीटर के सामने ये मीटर की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी होगी, लार्ज होगी, वेरी लार्ज इनफ, सो दैट वी कैन कंसिडर दिस लेंथ एज इनफाइनाइट लेंथ। सो ये आ जाएगा आपके पास μ0n1I1 माइनस μ0n2I2, या दूसरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, μ0 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ I1, और ये हो जाएगा μ0 टोटल नंबर ऑफ लेंथ्स अपॉन I2। हमें कहा जा रहा है दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस करंट सेम है। सो हमें I1 = I2 दे रखा है, तो μ0 दोनों में कॉमन है, लेंथ दोनों की सेम है, करंट दोनों की सेम है, तो यहाँ हो जाएगा n1 माइनस n2, और हमें n1 इनर का ले लेते हैं। सो μ0 हमारे पास कितना है 4π × 10⁻⁻7, करंट हमको दिया है 3 एम्पियर, लेंथ हमको दिया है 0.1 मीटर, अंदर वाला टर्न है 50, बाहर वाला टर्न है 40। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड 12π × 10⁻5 टेस्ला। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली एक फाइनाइट सोलेनॉइड का क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो जल्दी से। तो हमारे पास सपोज एक सिलेंडर इस तरह से, ये डायग्राम आपको दिया है, फाइनाइट है, पता चल जाएगा आपको फाइनाइट कैसे है। आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और आपको ये दिया है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इस कंडीशन में हम जानते हैं μ0n(I/2) एंड cos θ1 माइनस cos θ2। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान से समझना, हमें जब θ1 θ2 पूछा गया था तो हमारे इस फॉर्मूले में θ1 तो हम यही लेते हैं, सो ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 30 डिग्री ले लेंगे, लेकिन θ2 हम ये 60 नहीं लेंगे, क्योंकि वो इसी एक्सिस से यहाँ तक का जो एंगल होता है वो लिया जाता है। तो ये 60 है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, कितना हो जाएगा 120। तो ये आपका 120 हो जाएगा θ2। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिर्फ हमें इतना ही लेना था। सो μ0n(I/2) फॉर्मूला इसका हो जाएगा cos 30 माइनस cos 120, और cos 120 क्या होता है -1/2 होता है। तो μ0n(I/2) √3/2 माइनस ऑफ -1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। μ0n(I/4) 2 कॉमन ले लिया मैंने, √3 + 1। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में हो जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट एम्पियर्स लॉ, एंड नेक्स्ट सेशन में हम एम्पियर लॉ के कुछ क्वेश्चंस या कर लेंगे प्रॉब्लम्स। सोलेनॉइड वाला में जितना हमने पढ़ा है उससे आगे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।